अब इस डायग्राम को समझने के लिए पहले एक कंसेप्ट समझो। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये साइकिल के एंड में डीजेनरेट हो जाता है एंड नो मोर एडेड आफ्टर बर्थ। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, myself Dr. Chelsea and welcome to the third part of human reproduction series। and आज हम इस पार्ट में कंटिन्यू करने वाले हैं oogenesis and menstrual cycle। तो सबसे पहले oogenesis क्या है? ओवा या फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के पूरे प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है। oogenesis स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में। मेल्स के केस में ऐसा नहीं होता, मेल्स में प्यूबर्टी के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, बट फीमेल्स के केस में एम्ब्रियोनिक लाइफ में oogenesis स्टार्ट हो जाता है। और यही oogenesis मीनोपोज, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, सीज हो जाता है, उसके साथ साथ ही oogenesis भी स्टॉप हो जाता है। और फीमेल्स में फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ साथ डेवलपिंग oocyte प्रेजेंट होते हैं, और यही डेवलपिंग oocyte इन फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब फॉलिकल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है और इन फॉलिकल्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, इस डायग्राम के थ्रू हम इसी को समझते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि जो oocytes हैं ये प्रेजेंट होते हैं ग्रोइंग फॉलिकल के अंदर। तो ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल है जिसके अंदर प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, और इसके चारों तरफ प्राइमरी फॉलिकल की यही आइडेंटिफिकेशन है कि इसके चारों तरफ सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो फॉलिकल्स की ग्रोथ है वो FSH की प्रेजेंस में होती है, तो प्राइमरी फॉलिकल पे FSH एक्ट करेगा, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा। अब सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, ये जो सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स थी ये ग्रो करके प्रोलिफरेट होकर मोर नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स बन जाती है। oocyte जो है वो अभी भी प्राइमरी oocyte है, और इन्हीं ग्रैनुलोसा सेल्स के बाहर एक लेयर आ जाती है जिसे थीका कहते हैं। और ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स है ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे ईस्ट्रोजन कहते हैं। अब इस सेकेंडरी फॉलिकल पे FSH फिर से एक्ट करेगा और टर्शरी फॉलिकल बना देगा। टर्शरी फॉलिकल में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी फर्स्ट टाइम देखी जाती है, और जो थीका लेयर सेकेंडरी फॉलिकल में दिखाई दी थी वो यहाँ पे डिवाइड होकर थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना बना देती है। अब टर्शरी फॉलिकल में सबसे खास बात ये होती है कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों oocyte दिखाई देते हैं। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte दोनों कैसे दिखाई देते हैं टर्शरी फॉलिकल में, इसको हम एक आगे टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल है इस पे आगे FSH एक्ट करता है, और FSH एक्ट करके ग्राफियन फॉलिकल जो कि एक मैच्योर फॉलिकल होता है वो बना देता है। वैसे ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है, थीका एक्सटर्ना होती है, थीका इंटरना होती है, बट जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम यहाँ दिखाई दी थी वो यहाँ पे फुल्ली डेवलप हो जाती है। और जो सेकेंडरी oocyte है ये अपने चारों तरफ एक नॉन सेल्यूलर लेयर सिक्रीट करता है जिसे जोना पेलुसिडा कहा जाता है। और यही जोना पेलुसिडा जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है, और ये सेकेंडरी oocyte खुद अपने चारों तरफ सिक्रीट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जोना पेलुसिडा एक नॉन सेल्यूलर लेयर है। अब ग्राफियन फॉलिकल जो है LH इस पे एक्ट करता है। जब LH सर जाता है, LH अपने पीक पे आता है, तो LH ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवा देता है, तोड़ देता है, और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, और जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो कॉर्पस ल्यूटियम बना देता है। लेकिन NCERT में ये कहा गया है ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर ओवा रिलीज कर देता है, बट एक्चुअल में लॉजिकली सेकेंडरी oocyte यहाँ पे रिलीज होता है, बट एज पर NCERT ओवा इज रिलीज्ड। अब oogenesis के पूरे प्रोसीजर को हम एक टैबुलर और फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे हमने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग oogenesis को डिवाइड किया है, क्योंकि फीमेल में एम्ब्रियोनिक लाइफ में oogenesis स्टार्ट हो जाता है, पर मेल्स के केस में ऐसा नहीं था, इसलिए हमने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं किया, क्योंकि मेल्स में आफ्टर प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। तो फीटल लाइफ से बर्थ तक कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले oogonia आया। अब मेल्स में स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, उसमें माइटोसिस होता है और नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। वैसे ही सेम फीमेल में oogonia होते हैं जो कि डिप्लॉइड है, और इनके क्रोमोसोम है 44+XX। मेल में XY होता है। अब माइटोसिस हुआ, नंबर्स मल्टीप्लाई हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, around 2 million oogonias are present in each fetal ovary and no more added after birth। मतलब बर्थ के बाद कोई भी oogonia ऐड नहीं होता, और जब एक फीमेल चाइल्ड पैदा होती है तो अराउंड 2 मिलियन oogonias उसकी हर ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो oogonia है इसका माइटोसिस हुआ, नंबर्स मल्टीप्लाई हुए, अब इसे प्राइमरी oocyte कह दिया, और यही प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। अब इस प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस 1 स्टार्ट तो होता है, रिडक्शनल डिवीजन स्टार्ट होता है, बट वो अरेस्ट हो जाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता। अरेस्ट होता है इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, यहीं पे वो मियोसिस अटक के रह जाता है। और जब एक फीमेल चाइल्ड पैदा होती है तो उसके अंदर यही प्राइमरी oocyte होते हैं जिसमें मियोसिस 1 प्रोफेज 1 में अरेस्टेड होता है, और ये प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होते हैं इन प्राइमरी फॉलिकल्स। बर्थ तो हो गया, प्यूबर्टी तक अब कौन कौन से चेंजेस आते हैं, तो प्राइमरी oocyte में प्यूबर्टी
तक कोई चेंज नहीं आता। ये जो प्राइमरी oocyte यहाँ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में अरेस्टेड है, प्यूबर्टी तक भी ये सेम फेज में है। बट होता क्या है, जब एक फीमेल चाइल्ड पैदा होती है तो देयर आर मिलियन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स with primary oocyte arrested in prophase 1 of meiosis 1. प्यूबर्टी आते आते यही मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स है विद प्राइमरी oocyte, इनका नंबर 60 to 80,000 ही रह जाता है इन ईच ओवरी। जो मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स विद प्राइमरी oocyte प्रेजेंट थे फीमेल में ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, वो अब प्यूबर्टी आते आते 60 to 80,000 ही बच जाते हैं और बाकी के फॉलिकल्स डीजेनरेट हो जाते हैं, उन फॉलिकल्स की डेथ हो जाती है और इसी फॉलिकुलर डेथ को फॉलिकुलर अट्रेशिया कहा जाता है। अब जब फीमेल में प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी से मीनोपोज तक, क्योंकि oogenesis मीनोपोज तक ही होता है, तो प्यूबर्टी से मीनोपोज तक कौन कौन से चेंजेस आते हैं। अब प्यूबर्टी आई तो GnRH, FSH, LH इन हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा। अब FSH का लेवल बढ़ेगा तो FSH एक्ट करेगा प्राइमरी फॉलिकल से, सेकेंडरी बना, सेकेंडरी पे FSH एक्ट करेगा, टर्शरी फॉलिकल बना। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल है इसमें हमने कहा था कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों oocyte प्रेजेंट होते हैं। तो अब इस टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है कि जो प्राइमरी oocyte है वो अरेस्टेड है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में, लेकिन प्यूबर्टी के टाइम पे ये मियोसिस 1 कंप्लीट होता है और जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट होता है रिडक्शनल डिवीजन होता है, 2 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। मेल के केस में दोनों सेल्स इक्वल साइज के बने थे, बट फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे ही टर्शरी फॉलिकल के अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ प्यूबर्टी के टाइम पे, तो एक अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है जिससे एक स्मॉल हैप्लॉइड पोलर बॉडी बनती है जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाता है और एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनता है जिसकी प्लॉइडी होती है 22+X। अब ये अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन क्यों हुआ, इसका रीजन ये है ताकि ओवम में ज़्यादा से ज़्यादा साइटोप्लाज्म रिटेन कर सकें, क्योंकि स्पर्म के पास कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, इसलिए ओवा को मैक्सिमम साइटोप्लाज्म चाहिए और यही मैक्सिमम साइटोप्लाज्म रिटेन करने के लिए ये अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 स्टार्ट होता है। मियोसिस 2 भी एक बार फिर से अरेस्ट हो जाता है इन मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस 2। पहले अरेस्ट होता है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस फर्स्ट, अब ये अरेस्ट होता है मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस सेकंड। अभी जो सेकेंडरी oocyte है ये प्रेजेंट है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। अब जब LH का सर जाएगा तो ये ग्राफियन फॉलिकल LH की प्रेजेंस में रप्चर हो जाएगा और ये सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देगा। अब ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ अरेस्टेड फेज में। जैसे ही इस सेकेंडरी oocyte को स्पर्म के कांटेक्ट मिलता है, स्पर्म के कांटेक्ट में आने से ये सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करता है और फिर से एक अनइक्वल डिवीजन होता है जिससे सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और एक लार्ज हैप्लॉइड ओवम बनता है। और यही रीजन है कि हमने कहा कि ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। पर एनसीईआरटी में ऐसा कहा गया है कि ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, बट एक्चुअल में लॉजिकली सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। अभी कुछ डेफिनेशंस है। फॉलिकुलर अट्रेशिया, फॉलिकल्स की डेथ होना फॉलिकुलर अट्रेशिया कहा जाता है। जैसे जैसे एक फीमेल ग्रो करती है एज के साथ साथ फॉलिकल्स डीजेनरेट होने लग जाते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे जैसे वीमेन की एज बढ़ती है वैसे वैसे नेचुरली कंसीव करने के, प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि फॉलिकल्स डीजेनरेट होते जा रहे हैं। ओव्यूलेशन क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। एज पर एनसीईआरटी ओवम रिलीज कहा गया है। और अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन क्यों होता है, टू रिटेन लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर फ्यूचर जाइगोट। ओवम को oocyte भी कहा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक रिप्रोडक्शन साइकिल है इन फीमेल प्राइमेट मैमल्स जैसे कि एप्स, ह्यूमंस। मिनार्के कहा जाता है स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्यूबर्टी के टाइम पे GnRH, FSH, LH इन हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। मीनोपोज होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप या सीज हो जाए अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, और मीनोपोज के टाइम पे oogenesis भी स्टॉप हो जाता है। अब जैसे जैसे फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है साथ ही साथ फीमेल बॉडी में अलग अलग जगह अलग अलग इवेंट्स चलते रहते हैं। अब ओवरी में इवेंट्स होते हैं फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज, ल्यूटियल फेज, और यूट्रस में होता है मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सिक्रीटरी फेज। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स को समझने से पहले हमें ये हार्मोन कंट्रोल समझना होगा ताकि हम आगे के कंसेप्ट्स क्लियर कर पाएं। अब प्यूबर्टी के टाइम पे होता क्या है, जो ये हाइपोथैलेमस है ये GnRH रिलीज करता है और ये GnRH भाई साहब आके एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं कि भैया अब FSH और LH रिलीज करवा दो। अब भाई ने बोला है करने का मतलब करने का।
अब जैसे ही हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी FSH और LH रिलीज कराएगी, तो अब इनका काम क्या होता है, हमारे जो FSH भाई साहब हैं ये क्या करेंगे, ये फॉलिकल्स की ग्रोथ कराएंगे। जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल बना। अब ये ग्रोथ कैसे करवाते हैं, ये जो FSH है ये ग्रैन्युलोसा सेल्स पे एक्ट करता है और ग्रैन्युलोसा सेल्स पे एक्ट करके उन ग्रैन्युलोसा सेल्स को डिवाइड करवाता है और यही ग्रैन्युलोसा सेल्स ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती है। और जो हमारे LH भाई साहब हैं ये एक्ट करते हैं ग्राफियन फॉलिकल पे, और ग्राफियन फॉलिकल को बोलते हैं अब तुम ओवा को रिलीज कर दो। ओवा रिलीज हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। अब क्या होगा, जो बची खुची ग्राफियन फॉलिकल की स्ट्रक्चर है वो कॉर्पस ल्यूटियम बना देगी और यही कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन रिलीज करता है। अब ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट है। अगर तुमने ये बात समझ ली तो आगे तुम्हें कोई भी कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब होता क्या है, जब ईस्ट्रोजन अकेला आएगा, कहीं भी अगर ईस्ट्रोजन अकेला प्रेजेंट है और उसका लेवल बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव फीडबैक देता है FSH को, LH को और GnRH को। ईस्ट्रोजन अकेला है तो वो अपनी सेल्फ इमेज खराब नहीं करेगा, वो डिप्लोमेटिक बिहेवियर करेगा कि वो भाईचारा दिखाएगा कि मैं बढ़ रहा हूँ तो सब बढ़ो, समाज सेवा करेगा कि खुद बढ़ रहा है तो औरों को भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, सबको बढ़ाएगा। लेकिन यही हमारे ईस्ट्रोजन भाई साहब जब प्रोजेस्टेरॉन के साथ मिल जाएंगे तो अपने दोस्त के साथ मिलके ये बाकियों को नीचा दिखाएंगे और नेगेटिव फीडबैक देंगे कि बस तुम रुक जाओ। तो ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन मिलके FSH, LH, GnRH इन सबको नेगेटिव फीडबैक देंगे। अब इसी कंसेप्ट के थ्रू हम इस पूरे डायग्राम को, पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से समझते हैं। अब क्योंकि एक ये साइकिल है तो इसको आगे पीछे कहीं से भी शुरू करो ये उसी पॉइंट पे आ जाएगा वापस। यहाँ पे हमने यूट्राइन इवेंट शो किए हैं, यहाँ ओवेरियन इवेंट शो किए हुए हैं। ये यूट्रस की वॉल है, ओवेरियन हॉर्मोन्स है, यहाँ ओवरी के फॉलिकल्स है और ये पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। अब इस डायग्राम को समझने के लिए पहले एक कंसेप्ट समझो कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये साइकिल के एंड में डीजेनरेट हो जाता है और यही कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन रिलीज करता है। अब प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन तो यूट्रस की वॉल का फॉर्मेशन करवाता है और प्रोजेस्टेरॉन उसी वॉल को मेंटेन करता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्योंकि डीजेनरेट हो जाता है साइकिल के एंड में तो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन रिलीज नहीं होंगे, ये रिलीज नहीं हुए तो ये वॉल जो है वो ब्रेक हो जाएगी क्योंकि इस वॉल को मेंटेन करने वाला ही कोई नहीं बचा। तो साइकिल की शुरुआत कहाँ से होती है, मेंस्ट्रुअल फेज से। जैसे ही वॉल ब्रेक हुई, ब्लीडिंग फेज हुआ। अब यहाँ पे हमने एक 28 डेज का साइकिल लिया, एक स्टैंडर्ड। वैसे तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल वैरी करता है, 30 डेज का भी हो सकता है, 32 डेज का भी हो सकता है, और एक स्टैंडर्ड समझने के लिए हमने 28 डेज का साइकिल यहाँ लिया है। अब यूट्रस की वॉल ब्रेक हुई, मतलब ये ब्लीडिंग फेज हुआ 1 से 5 दिन। अब ये वैरी करता है फीमेल टू फीमेल, ये 2 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है, 5, 7 इतने दिन का ये हो सकता है। फीमेल टू फीमेल इट वैरीज। अब ये यूट्रस की वॉल ब्रेक हो गई, ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो गया और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लो लेवल था क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया, इनको सिक्रीट करने वाला ही कोई नहीं बचा, तो ये शुरू में लो लेवल था। पर हमने हमारे कोर कॉन्सेप्ट में यही पढ़ा था कि ये दोनों एक साथ होते हैं तो ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं LH, FSH और GnRH को। लेकिन अब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही नहीं है तो LH भी बढ़ेगा और FSH भी बढ़ेगा। अब FSH जब बढ़ेगा, FSH का बढ़ता हुआ लेवल स्टिमुलेट करेगा ओवरी के फॉलिकल्स को, इनकी ग्रोथ करवाएगा और जैसे जैसे ओवरी में फॉलिकल्स ग्रो करेंगे ये ईस्ट्रोजन रिलीज करेंगे। जो फॉलिकल्स के ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं तो धीरे धीरे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लग जाएगा और जैसे ये ग्राफियन फॉलिकल एक मेच्योर फॉलिकल बनेगा ये मैक्सिमम ईस्ट्रोजन रिलीज करता है और इसी ग्राफियन फॉलिकल के मैक्सिमम ईस्ट्रोजन रिलीज करने की वजह से ईस्ट्रोजन की एक पीक देखने मिलेगी। इतना एस्ट्रोजन ये रिलीज कर देता है ग्राफियन फॉलिकल की ईस्ट्रोजन की पीक आ जाती है। और हमने अपने कंसेप्ट में ये पढ़ा था कि ईस्ट्रोजन जब अकेला अपनी पीक पे आता है तो वो पॉजिटिव फीडबैक देता है LH और FSH को। तो इसी ईस्ट्रोजन की पीक की वजह से FSH और LH की भी एक पीक दिखाई देती है जिसे FSH एंड LH सर्ज कहा जाता है और LH की जैसे ही सर्ज आएगी, LH का एकदम से लेवल बढ़ा तो यही LH ग्राफियन फॉलिकल पे एक्ट करेगा, इसे रप्चर करा के सेकेंडरी oocyte रिलीज करा देगा और जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है ये LH उस पर एक्ट करके उससे कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कर देगा। अब हमारे कॉर्पस ल्यूटियम जो भाई साहब हैं नए नए ताज़ा जो बने हैं ये क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं और यही प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन की वजह से यहाँ प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों की पीक दिखाई देगी। प्रोजेस्टेरॉन की एक काफ़ी बड़ी पीक आती है। तो अब ईस्ट्रोजन ने हमारी यूट्राइन वॉल बनाई, प्रोजेस्टेरॉन इस वॉल को मेंटेन करेगा
और जब प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन दोनों एक साथ आ गए तो हमने हमारे कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि ये दोनों भाईचारे में बाकी सबको नीचा दिखाते हैं, मतलब कि FSH और LH दोनों को नेगेटिव फीडबैक देंगे और इनके प्रोडक्शन को कम कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। अब जैसे ही प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन ने LH FSH को नेगेटिव फीडबैक दिया, मतलब LH और FSH का प्रोडक्शन इनहिबिट हो गया। अब जो LH जिसने इस कॉर्पस ल्यूटियम को बनाया था, यही LH इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी करता है। अब ये जो हमारे कॉर्पस ल्यूटियम भाई साहब हैं, ये है मंदबुद्धि। इन्होंने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, अपनी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। कैसे? इस कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन दोनों रिलीज कराए। अब ये दोनों जब मिलते हैं ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं LH को। अब LH जो है उसका प्रोडक्शन इनहिबिट हो गया। जब LH ही नहीं बचा तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करेगा? LH ने कॉर्पस ल्यूटियम को बनाया था, वही इसे मेंटेन कर रहा था। जब LH ही नहीं बचा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है। और जो प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन है, जैसे मैंने बताया कि ईस्ट्रोजन इस यूट्रस की वॉल को बनाता है, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है, और यही प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन इस यूट्रस की वॉल को सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर बना देते हैं। अब जब कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं बचा, मतलब प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करने वाला ही कोई नहीं, मतलब कि यूट्रस की वॉल ब्रेक हो जाएगी और फिर से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा और एक नया साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब यूट्रस में शुरू में ब्लीडिंग फेज को मेंस्ट्रुअल फेज कह दिया, ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस में यूट्राइन की वॉल जो है वापस प्रोलिफरेट हो रही है, फॉर्म हो रही है, जिसे प्रोलिफरेटिव फेज कह दिया। यहाँ पे ओव्यूलेशन के बाद ये जो यूट्रस की वॉल है ये ग्लैंडुलर और सिक्रीटरी हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, ताकि इम्प्लांटेशन हो सके एम्ब्रियो का। और ओवरीज में क्या है, यहाँ पे फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है, इसी वजह से इसे फॉलिकुलर फेज कह दिया। यहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर सेकेंडरी oocyte रिलीज कर रहा है 14th डे पे, इसलिए इसे ओव्यूलेशन कह दिया। और यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बना है ओव्यूलेशन के बाद, इसलिए इस फेज को ल्यूटियल फेज कहा जाता है। अब थ्योरेटिकली देखते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का इवेंट है, बट ये फीमेल टू फीमेल वेरी भी करता है। हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू कंसीडर की है। पहला फेज आता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज, जिसमें एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है, 1 से 5 दिन चलता है, बट इट कैन वेरी फीमेल टू फीमेल। यहाँ कोई कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है पिछले साइकिल का, इसलिए प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन नहीं होंगे, वॉल्स ब्रेक हो जाएगी। अब अगली फेज है प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज। प्रोलिफरेटिव कहा गया यूट्रस के लिए, क्योंकि यूट्राइन एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट होकर नई वॉल बना रही है, और फॉलिकुलर फेज कहा गया ओवरी में, क्योंकि वहाँ फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं। 6th to 13th डे तक ये फेज चलता है, बट इट कैन वेरी प्रोलिफरेटिव फेज, क्योंकि यूट्राइन एंडोमेट्रियम फॉर्म्स अंडर ईस्ट्रोजन। अब जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है ओवरी में, यही ईस्ट्रोजन को सिक्रीट कर रहे हैं, और फॉलिकल्स जो है ये FSH की प्रेजेंस में ग्रो कर रहे हैं। अब अकेला ईस्ट्रोजन है तो कोई नेगेटिव फीडबैक भी नहीं। अब कोई कॉर्पस ल्यूटियम अभी तक बना नहीं है तो प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन भी नहीं, ये दोनों नहीं है तो कोई नेगेटिव फीडबैक भी नहीं, इसीलिए फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं। अगली है ओव्यूलेटरी फेज, जो 14th डे को आती है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, LH सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल सिक्रीट करता है हाईएस्ट ईस्ट्रोजन, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन की पीक आती है, और ईस्ट्रोजन जब अकेला पीक पे आता है तो LH FSH का पॉजिटिव फीडबैक जाएगा और LH और FSH की सर्ज आ जाएगी। और लास्ट फेज है सिक्रीटरी या ल्यूटियल फेज। सिक्रीटरी इसलिए क्योंकि यूट्रस की वॉल सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर हो जाती है, ल्यूटियल क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है ओवरी में, कॉर्पस ल्यूटियम बना इसलिए ल्यूटियल फेज का। सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन जो कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन भी करता है और बनाता भी है, इसलिए इसे सिक्रीटरी फेज कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करने वाली बात, कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन 14 डेज का होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन फिक्स्ड 14 डेज ही होता है। और यही कॉन्सेप्ट आगे चल के आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम से आए, इन्होंने नेगेटिव फीडबैक दिया LH FSH और GnRH को। ये जो LH है यही कॉर्पस ल्यूटियम को बनाता भी है और मेंटेन भी करता है। अब LH नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगा और एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा कि ईस्ट्रोजन की पीक 2 बार हमें देखने मिलती है, बिफोर ओव्यूलेशन एंड आफ्टर ओव्यूलेशन। बिफोर ओव्यूलेशन जो फॉलिकल्स है वो ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते जाते हैं, बट जो मेच्योर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल होता है ये मैक्सिमम ईस्ट्रोजन रिलीज करता है और ईस्ट्रोजन की पीक आ जाती है, और यही अकेला ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है FSH LH को, जिससे FSH और LH की भी सर्ज दिखाई देती है। और आफ्टर ओव्यूलेशन कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों रिलीज करता है, तो इसी कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से यहाँ पे ईस्ट्रोजन की भी पीक आती है और प्रोजेस्टेरोन की भी पीक दिखाई देती है, और प्रोजेस्टेरोन की एक सिंगल पीक आती है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से होती है। बट अब इस फॉर्मूले पे नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज आपको दे दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि ओव्यूलेशन कौन से डे पे
हुआ था। अब क्योंकि हमें पता है कि ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बना और कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन फिक्स है 14 डेज, तो कोई भी n नंबर ऑफ डेज आपको दिए हैं तो उसमें से आप 14 जब माइनस करोगे तो डे ऑफ ओव्यूलेशन आपको मिल जाएगा। सपोज आपको 32 डेज का साइकिल बता दिया और ये बोला कि अब बताओ कि ओव्यूलेशन कौन से दिन हुआ, तो आप 32 माइनस 14 करोगे इक्वल टू 18, मतलब 18th डे आपका ओव्यूलेशन हुआ था। ज़रूरी नहीं है 14th डे ही ओव्यूलेशन हो, तो आपको इस फॉर्मूले से पता लगाना होगा कि ओव्यूलेशन कब हुआ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके डेज वेरी करते रहते हैं। अब हर महीने फीमेल की ओवरी में 7 to 8 प्राइमरी फॉलिकल्स आते हैं, FSH की प्रेजेंस के अंडर ग्रो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ भी कंपटीशन है। अब जो फॉलिकल इन सब में से डोमिनेट कर गया, इन 7-8 को पीछे छोड़ के आगे बढ़ गया, ग्रो कर गया, डोमिनेट कर गया, वही फॉलिकल आगे जाके सेकेंडरी oocyte बनाएगा। अब ये डोमिनेटिंग फॉलिकल क्या करता है, एक तो ईस्ट्रोजन रिलीज करता है जैसे कि सारे फॉलिकल्स करते हैं, और दूसरा ये इनहिबिन रिलीज करता है। यही डोमिनेटिंग फॉलिकल अपना कंपटीशन कम करने के लिए क्या करता है, बाकी अपने कॉम्पिटिटर्स के गले ही घोट देता है ताकि कंपटीशन ही ना बचे। यही डोमिनेटिंग फॉलिकल इनहिबिन रिलीज करेगा जो कि FSH को नेगेटिव फीडबैक देगा ताकि जो बाकी बचे हुए फॉलिकल है वो ग्रो ही ना कर पाए। हमारा जो डोमिनेटिंग फॉलिकल है स्मार्ट गेम खेलता है, अपना कंपटीशन खत्म करने के लिए खुद आगे बढ़ता है और साथ साथ अपने कॉम्पिटिटर्स के गले भी घोटता जाता है। अब जो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन है इट मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ये नीट में भी पूछा गया है। ज़रूरी नहीं है अगर किसी फीमेल के पीरियड्स नहीं आ रहे तो शी इज़ प्रेग्नेंट, इट कैन बी ड्यू टू स्ट्रेस, पुअर डाइट, और भी बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि आजकल बहुत सारी फीमेल को PCOS होता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर पीरियड्स नहीं आए, देयर इज लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सो इट मे बी ए इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। एंड इफ फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी हो जाता है तो एंडोमेट्रियम की वॉल जो है वो ब्रेक नहीं होगी, वो मेंटेन रहेगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी फीमेल विल नॉट मेंस्ट्रुएट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे बचा हुआ पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेमोरी ग्लैंड्स एंड लैक्टेशन, और इसी प्लेलिस्ट के फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन DM मी ऑन Instagram ऑल्सो। और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।